ये है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट्स अब आ गई हैं और डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी से एक मेटल पीस निकाला है जिसको डॉक्टरों ने करार दिया है कि ये बुलेट है और उसको वो अब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा, या वो पंजाब की जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है वो उसको देख सकती है, या कोई एक और फैसिलिटी है। वो बड़ी ये इम्पोर्टेंट ये रिकवरी है बॉडी से, और ये बड़ी एक अजीब बात भी है क्योंकि नैरोबी में जब बॉडी थी अरशद शरीफ की शहादत के बाद, तो यहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम हो गया। अब पोस्टमार्टम का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि अगर उसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हो, बॉडी के अंदर कोई गोली हो, कुछ हो, उसको निकाल लिया जाता है ताकि तहकीकात में उसका फोरेंसिक करके तो उससे कुछ अगर शवाहद मिलें तो वो शवाहद हासिल करने चाहिए, यानी उसको निकाल लिया जाता है बॉडी से कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक गोली वहाँ पे रह गई? अब इसके फिर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वहाँ पर जो पोस्टमार्टम की बात की गई नैरोबी में वो डाउटफुल है, वो पोस्टमार्टम उन्होंने उस तरीके से किया ही नहीं जैसे होना चाहिए था, एक हशप किया है। दूसरा ये है कि फिर पाकिस्तानी आपको पता है बड़े माहिर हैं और बड़े हर चीज़ में बहुत उनको महारत है, तो जो पोस्टमार्टम करने वाले थे उनकी नज़र बचा के किसी ने कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ डाल दी हो, मुझे नहीं पता, ये मैं पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बयान कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो उनकी जो बॉडी की जो सारी जो एग्जामिन किया गया उसमें डॉक्टर्स की राय क्या है कि एक तो गोली उनको चेस्ट पे लगी, कंधे में लगी आके गोली, यानी वो नेक के पास जो गोली थी, वो जो गोली है उसके साथ एक छोटा सा ब्लैक मार्क भी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अमूमी तौर पर अगर गोली क्लोज रेंज से मारी जाए, यानी 3-4 फुट के फासले से मारी जाए, तो फिर इस तरह का वो जो एम्यूनेशन के अंदर, बुलेट के अंदर वो जो गन पाउडर होता है, थोड़ा बहुत जो भी उसका मैटर है, वो बेसिकली इस तरह का एक ब्लैक मार्क छोड़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गोली मारी गई वो एक बड़ी पॉसिबिलिटी है इस पोस्टमार्टम की फाइंडिंग को देख के कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए किसी शख्स ने जो उनके पिछली सीट पर बैठा था, ये गोली उसने उनको मारी हो जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। और एक दूसरी गोली जो है वो उनके सर को लगी और ऑलमोस्ट जो उनका सर है यहाँ से वो स्मैश है बिल्कुल। तो अब अगर लेकिन गोली जो गाड़ी है उसमें कोई बहुत सारी गोलियों के निशानात जो वहाँ से जो नैरोबी से इतलात आई, अब वो कितनी वो इतलात सच हैं, क्या गोलियाँ उसी वक्त मारी गई जिस वक्त अरशद शरीफ को शहीद किया गया या बाद में ये बर्स्ट मारे गए? एक बात जो अभी तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि गाड़ी के अंदर से गोली मारी गई। अब गाड़ी के अंदर अरशद शरीफ पैसेंजर सीट पे बैठे थे, एक ड्राइवर था और एक पीछे बैठा होगा, और ये कहा जा रहा है कि खुर्रम और वकार ये दोनों भाई गाड़ी में उनके साथ थे और उसके बाद मिस्टीरियसली वो गायब हैं, उनके फ़ोन बंद हैं, डिफेंस में उनके जो घर वहाँ से लोग गायब हैं, नाज़माबाद में जो उनका आबाई घर वहाँ से वो लोग गायब हैं। और ये हमें पता है कि ये अपेरेंटली रिपोर्टेडली ये कैनेडियन नेशनल भी हैं, तो क्या ये कहाँ चले गए, किसने छुपा दिया? और फिर अगर ये स्नाइपर फायर है, अगर दूर से पुलिस ने बाहर से फायर की है, तो ये 4 फुट की जो गोली फासले पर जो लगी है ये किस तरह से लग गई? तो ये अच्छा, अब इसमें एक और कैच है, वो ये है कि जाहिर है गोली जिस वेपन से चलाई हो आपको वो वेपन भी रिकवर करना पड़ता है और उससे मैच करके तो फिर आपको जो उस वेपन का ओनर है या जहाँ से वो बनी तो आपको कुछ अंदाज़ा होता है कि ये क्या होगा। अब वो जो वेपन है बज़ाहिर वो वेपन तो यहाँ पर नहीं है, वो तो कीनिया में है, गोली यहाँ पे है और वेपन कीनिया में है। इसका मतलब है कि ये एक मिस्ट्री है और ये शायद जैसे कहा गया कि जो सच है उसको निकालने के लिए बड़ी कोशिश करना होगी हुकूमती लेवल पर, और वो तभी मुमकिन हो सकती है जब हुकूमत इस मामले में संजीदा हो। तो ये जो हुकूमत है जो अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर निकालने में मुलव्वस और FIRs दर्ज करने में मुलव्वस जो भी उनके साथ था, हुकूमत थी या एस्टेब्लिशमेंट थी, मैं इस बहस में नहीं जाता, लेकिन ये इन लोगों से तो किसी तरह की तवक्को नहीं की जा सकती। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब तक हकीकी नुमाइंदा हुकूमत अवाम की नहीं आती
और कीनिया की हुकूमत पर पूरा प्रेशर नहीं पड़ता और वो जो मौके पर पुलिस वाले थे उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, कभी नहीं पता चलेगा कि अरशद शरीफ को जो शहादत उनकी जो हुई उसकी साजिश कहाँ बनी, कौन उसके एग्जीक्यूटर थे। अभी जो गायब होना है खुर्रम और वक़ार का, उसकी भी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। या तो वो ताकतवर लोग या वो माफिया के लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है उन्होंने फ़ौरी तौर पर उनको गायब करवा दिया हो, या ये पार्ट ऑफ डील ही हो कि अरशद शरीफ को इस तरह से शहीद करके उन्होंने गायब हो जाना है और उनके अहले खाना और दूसरे जो सारे मामलात हैं वो ऑलरेडी वो गायब हों। या हो सकता है जो शहीद करने वाले थे उनको ये एक मिसकैलकुलेशन हुई हो कि इतना बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान में आएगा। जैसे इमरान खान को निकालते वक्त तो ये सोचा गया कि बस अब ये निकाल दिया गया और उसके बाद ये इसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है और जो माजी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती रही है कि वही हो जाएगा। लेकिन ये पहला मौका है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लानिंग थी इमरान खान को आउट करने के लिए वो बिल्कुल नाकाम हुई है। और ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात सामने आती है बार बार कि जो इमरान खान के साथ जो इमरान का जो बयानिया है उससे पिंडी बहुत दूर है। साइफ़र के बारे में भी जो बात की गई, फिर मीर जाफ़र मीर सादक के हवाले से भी जो बात की गई और गद्दारी के हवाले से भी जो बात की गई, तो वो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि देयर इज़ अ डिस्टेंस उस लेवल पे, तो उनकी ज़ात के लेवल से। लेकिन इसके साथ साथ अब जो ख़बरें हैं, मैं अब दूसरी जाता हूँ स्टोरी की तरफ कि इस वक्त जो मामला है इमरान खान का तो अपना एक इशू है। उन्होंने तो ये रात इंटरव्यू में भी कहा कि मैंने जो एक्सटेंशन की बात कही थी वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कही थी। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर बंद कमरों की बातें इस तरह बाहर आएँ तो फिर चीज़ें इस तरह से बाहर आती हैं कि उससे इंस्टीट्यूशन भी डैमेज हो सकते हैं, मुल्क को भी नुकसान हो सकता है। तो ये अच्छी बात है ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान या ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स कि आप इस मामले पर ज़्यादा अभी बात ना करें। मुल्क अभी जिस क्राइसिस में है किसी तरीके से उस क्राइसिस को ओवरकम करने की कोशिश करें। तो अब देखना ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जो मुज़ाकरात हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं। जुलूस लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको ये बता दूँ, इतने ज़्यादा लोग हैं कि किसी को तवक्को नहीं थी जितने लोग लाहौर में निकले हैं। और अभी भी जिस तरह लॉन्ग मार्च अब इस वक्त लोगों की गैदरिंग है, ये एक पाकिस्तान में एक नई तारीख़ रकम हो रही है। और अब ये अवाम का समंदर इस्लामाबाद की तरफ निकल रहा है और अब लेट्स सी कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कुछ हो जाए। इम्कान यही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चौधरी इफ्तिखार की बहाली के लिए जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो जब वो गुजरांवाला पहुंचा था तो टेलीफोन कॉल्स आ गई थी और मामला सारे ठीक हो गए थे। तो अभी भी तवक्को यही है कि सैनिटी विल प्रिवेल और ये मामला उस क्लैश से पहले ही किसी सिमत निकल जाएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं 70 साल की उम्र में ये क्यों निकला हुआ हूं? आज मैं सिर्फ ये सफर कर रहा हूं इस